नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे वही सेगमेंट जो हम लोग पर डे करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं और सैटरडे हम लोग ऐसे राइटिंग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मेंस में अगर आपको बेहतर नंबर प्राप्त करना है तो ये जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है, आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग है, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसी सीरीज अगर आप इसे थोड़ा बहुत भी लाभान्वित हो पा रहे हो तो दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप थोड़ा सा इस सब चीज़ों को शेयर करें एक दूसरे के बीच में, जो और लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएँ। साथ में आप भी अपनी कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जाहिर करें कि हाँ, आप इससे किस तरह लाभान्वित हो पा रहे हो और इसमें आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हो, अपडेट कर पा रहे हो, या आगे बढ़ा पा रहे हो, नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो थोड़ी सी मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है 16 जनवरी का, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले एक न्यूज जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो 14 मई को प्रस्तावित है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी बाधाएं होती हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। हम मोटी मोटी फीस देने में अफोर्डेबल नहीं हो पाते हैं, कंफर्ट नहीं हो पाते हैं। तो एक मिनिमम फीस में हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा ओजांग का इस प्लेटफॉर्म पर एक बैच स्टार्ट किया गया है। अगर आप वहां पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको पीसीएस के लिए प्रीलिम्स की तैयारी करने का पूरा जो ढांचा है कि कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पढ़ाई कैसे करते हैं, साथ में पढ़ते भी कैसे हैं, लगभग 150 लेक्चर में पूरी कहानी यहाँ बताई जाएगी। जब 150 लेक्चर लेने के लिए मैं आ रहा हूँ देखिएगा, और वहाँ 199 फीस में हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी है, तो ये बहुत मिनिमम फीस है। इसके लिए तो सोचने का विषय बनता भी नहीं है 199 में आता भी क्या है। तो याद रखिएगा कि जिन लोग बच्चों को एनरोल करना है, जाइएगा ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पर अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो हमारी टीम बैठी हुई, काउंसलर टीम बैठी हुई है 87507111002233। कोई दिक्कत आता है टेक्निकल में तो आप यहाँ कॉल कर सकते हैं, जाके अपने को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। दैट इज़ द डेट ऑफ 20 जैन। तो 20 जैन को स्टार्ट हो रहा है, तो यानी मिनिमम टाइम बचा हुआ है, अपने आप को यहाँ पे एनरोल कर लीजिएगा। बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे लगातार, तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन करें, बहुत आनंद आपको आ जाएगा। चलिए आगे, आज का हम जो प्रश्न है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं कि आंसर राइटिंग वो कला है जो आपके अंदर के ज्ञान को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताती है, क्योंकि आप भी जानते हैं इस दुनिया में, संसार में, अगर यूपीएससी एस्पिरेंट आप बन चुके हैं तो आपके ऊपर आलंछन की जो झड़ी है, सामाजिक प्रेशर, आर्थिक प्रेशर, धार्मिक प्रेशर, हर तरह के प्रेशर आपके पास आ रहे होंगे। तो जरूरी है कि आपकी गाइडेंस, जो आपकी डायरेक्शन है, आपका रास्ता, उसको बेहतर किया जाए। तो उसका एक चरण जिसको मैं आंसर राइटिंग कहता हूँ। लेट्स स्टार्ट। क्या क्वेश्चन है, आइए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है यूपीएससी की 2022 की धर्मशाला से निकल के आया। देखिए, मैं सारे प्रश्न जो लेके आता हूँ वो यूपीएससी, स्टेट पीएससी की धर्मशाला से निकल कर रहा हूँ। अभी मैं यूपीएससी पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ सारे प्रश्न इसलिए टैकल करते हैं आप ये जान पाओ कि जो आया हुआ प्रश्न उसको कैसे मैनेज करना। बहुत जरूरी है लास्ट ईयर के पेपर को जानना, क्योंकि जब तक आप लास्ट ईयर के पेपर को मॉडल के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आप एग्जामिनर की फिलॉसफी को नहीं समझ पाओगे। तो एग्जामिनर की फिलॉसफी का मतलब ये रहा कि उसका दिमाग का मस्तिष्क प्रश्न बनाता कैसे है। तो इसलिए पहले इनको हम टैकल करेंगे, फिर एडवांस लेवल पे चलेंगे और फिर रिवीजन पैटर्न में जाएंगे। तुम्हारी आंसर राइटिंग आपके हाथ में, ध्यान रखना, इस तरह से बिल्ड हो जाएगी जैसे, ध्यान रखना, आप किसी भी चीज को चलाने के बाद सीख जाते हैं कि अब कहीं भी स्टंट मारिएगा। द राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, देखिएगा, रिमेन इंडिकेटेड इज द प्रोमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन विदाउट जनरेशन अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूलिंग एनालिसिस या एनालाइज। स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा किए बिना बच्चों के अंतर्गत जो शिक्षा को प्रोत्साहन आधारित जो प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिकार लेके आए 2009 में, यह अपर्याप्त है। तात्पर्य कहने का ये हुआ, यूपीएससी आपसे इतना पूछने जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन 2009 में जो इम्प्लीमेंट किया था, जो इसका लक्ष्य था, जो इसका ड्रीम था, जो इसका एम था, क्या अभी 12 वर्षों के बाद भी ये प्राप्त कर पाया है, नहीं कर पाया है, क्या वजह रही है। तो उसने एक पॉइंट इसमें दे दिया है कि इसका जो महत्व है शिक्षक शिक्षा के लिए, इसमें जागरूकता पैदा किए बिना, तो यहाँ अभी जागरूकता की कमी है, यहाँ उसमें डिफाइन कर दिया। अब ऐसी कौन कौन सी कमी है आपको यहाँ बताना है कि किस वजह से अभी भी क्या है ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो यहाँ सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आपके विचारों की जो झड़ी है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट होनी चाहिए। आइए हम बहुत मस्ती के साथ करते हैं, और बहुत जल्दी मैं आज अनाउंस करने वाला हूँ, एक बहुत बड़ा बिग अनाउंस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, कि यहाँ से जान पाएंगे अनाउंस के माध्यम से कि भाई हमें इस प्लेटफॉर्म से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। बहुत लाइव चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ, देखना। चलिए, इसमें क्या लिखना है बात समझते हैं। यहाँ शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा है, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है। देखिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है, किसी धर्म का विकास करना हो, किसी समाज का विकास करना हो, किसी देश का विकास करना हो, किसी घर का विकास करना हो, तो यहाँ एक ही रास्ता है कि शिक्षा सबको दे दीजिएगा। लेकिन शिक्षा सबको मिलेगी कैसे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो यहाँ
आरटीई के बारे में डिस्कशन करने के लिए बोल रहा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन 2009 में हुआ था। अब इसके सापेक्ष में जब वो प्रश्न पूछ रहा है तो यहाँ इसके हमें क्या क्या चाहिए, इसके बारे में हमें क्या करना है, एक फिल्म सी बनानी है कि हमें 3-4-5 पॉइंटों पे हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, पहले आप बताओगे कि आरटीई क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन दोगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दोगे, इसका मीन्स दोगे ये है क्या, आरटीई क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा 2-3 लाइन में डिफाइन कर लो, क्योंकि उन्होंने शब्दों में चीज़ों को बांध रखा है। नंबर 2, यहाँ इसकी फीचर्स के बारे में आप बताओगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, किस लिए ये लगाया गया था, इसका मेन मोटो क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिफाइन करोगे। साथ में जो स्ट्रक्चर है इसका, जो फाइनेंस है, स्ट्रक्चर है धनराशि का, मनी का, उसके बारे में डिफाइन करो कि धनराशि के माध्यम से किस तरीके से ये समाज को चेंज कर पाता है एजुकेशन के सापेक्ष में, यहाँ आप डिफाइन करोगे। तीसरे पॉइंट में जब तुम जाओगे तो वर्तमान में जो ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये 12 वर्षों के बाद भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है, तो यहाँ कुछ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे तुम बात करोगे, इश्यूज पे बात करोगे। लास्ट में यहाँ पे जब तुम इश्यूज पे बात कर लोगे तो कुछ यहाँ अपने उपाय भी आप बताओगे, सजेशन भी दोगे, तो यहाँ सजेशन के रूप में भी कुछ लिखना पड़ेगा आपको, उपाय के रूप में। देख रहे हो ना कैसे। और जब उसके बाद जाओगे तो यहाँ उसको ये समझाते हुए कि ये बात सही थी, लेकिन अब ऐसे करेंगे, कुछ निष्कर्ष कंक्लूजन के बारे में भी चीज़ें मैनेज करोगे। तो ये दैट इज द सेक्शन ऑफ क्वेश्चन। अगर आप कहा जाए तो आपसे प्रश्न जो है ये सारी चीज़ें डिमांड करता है। अब अगर ये फिल्म तुम्हारे दिमाग में है कि कैसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखें और यहाँ इश्यूज में क्या लिखें, फीचर्स में क्या लिखें, तो अगर ये पता है तो आप इसको बहुत आराम से टैकल कर पाओगे। आइए पूरी कहानी का ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। पहले अगर आप लोग मेन से स्टार्टिंग करोगे, इसका मीन्स क्या होगा, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, ये बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। तो यहीं से स्टार्ट करोगे। शिक्षा का अधिकार जो है 2009 में भारत की संसद के द्वारा 4 अक्टूबर 2009 को अधिनियमित किया गया, जिसके अंतर्गत ये कहानी लिखोगे, मैं लिखाता हूँ 1 बाय 1 करके, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिख दोगे, दैट इज इनफ, है ना। शिक्षा का अधिकार 2009 में भारत की संसद के द्वारा 4 अक्टूबर 2009 में अधिनियमित किया गया था, जिसे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। भारत उन 135 देशों में से है जहां शिक्षा का अधिकार या शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य है। आप जब इंट्रोडक्शन में आप उसको इतना दे देंगे तो उसके मन की जो भावनाएं हैं बड़ी तरीके से विचलित सी हो जाएंगी, क्या लिखा है एस्पिरेंट ने। आपने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दे दिया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड भी दे दिया। यहाँ आपने वर्ल्ड स्तर पे यही बता दिया कि भारत वहाँ शामिल हो चुका है जहाँ अन्य देशों में ऐसा किया गया है। तो आप यहाँ 3 लाइन में 4 लाइन में इतने सापेक्ष में बात कर चुके हो कि उसको मजा यहाँ से आना स्टार्टिंग हो जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अदर कैंडिडेट को इंप्रेस करने का यही रास्ता है। जब आप कहीं शादी के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, क्यों पहनते हैं इतनी बड़ी शेरवानी, ये सब चीज़ें किसी को देखने जाते हैं, क्योंकि इम्प्रेस करने के लिए ना। तो ये एग्जामिनर के आपको इम्प्रेस करना है, उसके लिए बेहतर शब्द होने चाहिए, बेहतर ज्ञान होना चाहिए, बेहतर डाटा होना चाहिए, लिखने की कला होनी चाहिए, और आप उसको इग्नोर करते हैं। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ इतना दे देंगे तो उसको मजा आ जाएगा। उसके जब तुम चलोगे तो यहाँ से आपको इसके फीचर्स के बारे में बात करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे कि मेन फीचर्स आरटीई।
इसको तुम पॉइंट टू पॉइंट करके डिफाइन कर दीजिएगा, कुछ चीज 3-4 पॉइंट, ऐसा नहीं इसके पीछे पड़े हो पूरा, और वो बहुत सारी बातें लिखनी है। तो पहला फीचर क्या है इसमें, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल अप टू 8 क्लास। तो यहां लिख दीजिएगा कंपलसरी कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन अप टू 8th क्लास की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए, इसका पहला फीचर्स है। नंबर 2 पॉइंट, यहां से उचित मापदंड तैयार करना, उचित मापदंड इसका पहला दूसरा उद्देश्य है। उचित मापदंड का मतलब ये रहा कि सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि जो आज के समय में छात्र शिक्षक का जो अनुपात गड़बड़ा रहा है, तो यानी जितना बच्चा है, कहा भी जाता है कि एक रेशियो होना चाहिए, तो छात्र और शिक्षक के बीच एक अनुपात होना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि 500 स्टूडेंट है और वहाँ एक ही अध्यापक पढ़ा रहा है, तो कम से कम शिक्षा को बढ़ाने के लिए यहाँ अनुपात को बैलेंस करना है। नंबर 2, आज के समय में स्कूलों में जो शौचालय है उनकी व्यवस्था करना भी इसका एक उद्देश्य है, और शौचालय को भी बॉयज़ के गर्ल्स के शौचालय अलग करना इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य है। और भी बात करेंगे तो इसमें पानी की व्यवस्था करना, सुरक्षा व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था का मतलब पानी भी बेहतर करना, यानी कुछ उसके आरटीआई का दूसरा मापदंड ये कह के आप बोलेंगे तो समझ जाएगा कि यहाँ से इतने सारे पॉइंट वो दे रहा है, तो इसके दिमाग में पूरी इसकी मापदंड फीचर्स के बारे में जानकारी है। उसके बाद यहाँ से आज के समय में जो यहाँ निचले स्तर पर जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव को डिक्रीज करना, भेदभाव को कम करना, डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान रखना, डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त तो कभी करना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन एक समुदाय का बच्चा पढ़ेगा, एक का नहीं पढ़ेगा, उसको समाप्त करने की वजह कम करना उसका मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ और भी इसके मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं कि 8 तक की क्लास के बच्चे को, 8 तक की बच्चों को पढ़ने से नहीं रोका जाएगा, ये तो इसका अगला उद्देश्य है। और साथ में इसका जो मेन उद्देश्य ये भी था आरटीआई लाने का, हमारे देश में 2 तरह की संस्थाएं होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं, एक प्राइवेट होती हैं। तो जो निजी स्कूल हैं, जो निजी स्कूल है या निजी स्कूल में भी यहाँ कहा गया है कि 25% जो है आरक्षित सीटें होनी चाहिए यहाँ पे, किसके लिए, उन बच्चों के लिए जो असहाय हैं, वंचित हैं, ध्यान रखना। और ये जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है कि जितने प्राइवेट स्कूल 25% सीटें वो फ्री ऑफ कॉस्ट में वो पढ़ाएंगे, उनका ये दायित्व बनता है। बात बिल्कुल ठीक है, किसी देश का विकास करना है तो सरकारी तंत्र अगर काम कर रहा है तो प्राइवेट तंत्र को भी काम करना पड़ेगा। जनता, अगर सरकार बिना जनता के अकॉर्डिंग विकास नहीं कर सकती। तो यहाँ कुछ इसके मेन फीचर लिखेंगे दोस्तों, तो ये तुम्हारा उसके दिमाग में फिल्म कहानी बन जाएगी, राइट। आगे चलते हैं, जो हम इसके पास कुछ धनराशि के बारे में करेंगे। सरकार इन सब के माध्यम से कुछ धनराशि का वितरण भी करती है, जैसे धनराशि सहायता लिख सकते हैं, उसमें क्या करती है आपके दिमाग में 2-3 पॉइंट यहाँ लिख दीजिएगा। जैसे जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो भी उपलब्ध कराती, तो यहाँ लिख दीजिएगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराती है। और सोचिएगा इसके साथ साथ और बाकी जो देख पा रहे होंगे, ड्रेस भी उपलब्ध कराती है। और यहाँ से कहा जाए तो एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, जो मध्याह्न का भोजन जिसको मिड डे मील कहते हैं, तो भोजन की व्यवस्था भी करती है, भोजन की व्यवस्था भी करती है, ड्रेस की व्यवस्था भी करती है। उसके बाद डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था भी करती है। डिजिटल शिक्षा में आपने देखा होगा यहाँ लैब की व्यवस्था भी लगातार करने में लगी हुई है, कंप्यूटर लैब भी खोल रही है, साइंस की लैब भी खोल रही है। तो ये क्या है, इसका आरटीआई के तहत कुछ धनराशि में वितरण किया गया। एक पॉइंट है, जब आप इसको लिख देंगे समझ जाएंगे, सरकार ऐसा नहीं कि सब कुछ जागरूक करती है, वहाँ जागरूक करने की व्यवस्था भी करती है। या जब यहाँ लिख देंगे तो उसके बाद आपके दिमाग में क्या आएगा कि आरटीआई के इशू क्या है आज के समय में और इसके मुद्दे क्या बने हुए हैं, इसको आप लिखें नेक्स्ट पॉइंट में। मुद्दे लिख दीजिएगा, आरटीआई के कुछ मुख्य मुद्दे या कुछ इशूज। अब यहाँ क्या इशूज होंगे, कुछ समस्याएं जो आज के समय पैदा हो पा रही हैं उनको लिखने का प्रयास करें। क्या इशू है, पहली बात तो इशू है कि अवेयर नहीं है, लोगों के बीच जागरूकता नहीं है। अब ये जागरूकता किस प्रकार से नहीं है, इसके बारे में समझाने का प्रयास करें। जैसे बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि मुफ्त शिक्षा होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अधिकार क्या होता है, इसको जोड़ा कैसे गया, कब जोड़ा गया। और बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि किताबें, गार्जियंस को किताबें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, वहाँ पे लोग खा जाते हैं, बीच में करप्शन की जड़ों में हो जाता है। और उसके बाद जो बाल मजदूरी है लगातार वो बढ़ पा रही है, तो बाल मजदूरी इसलिए बढ़ रही है कि बच्चों को पैसा कमाना है, उसे पढ़ाना, लेकिन उसको नहीं पता है कि यहाँ पे बाल मजदूरी एक अपराध है और उसको पढ़ाना सरकार का दायित्व है, आपका ही दायित्व है, तो उसको पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए। तो ये भी क्या है, एक इशू बन जाता है।
नंबर 2 और क्या कमी है आप बता सकते हैं कि 25% जो आरक्षण है इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता नहीं है, कि उनको यही नहीं पता कि हम अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, हम असहाय हैं, वंचित हैं, तो ऐसी मोटी मोटी फीस से वो झेल नहीं पाता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा पाता है। उसका मन करता है कि मेरा बच्चा अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो उसके लिए उस स्कूल के माध्यम से 25% सीटें रिजर्व की जाती हैं। तो यानी यहाँ उसको ये भी जागरूकता की क्या है, सबसे बड़ी कमी निकल कर जाती है। और क्या है, जैसा कि आप जानते होंगे संविधान को देखने में और उसको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन संविधान को पढ़ने में कितना मज़ा आता है वो यूपीएससी एस्पिरेंट ही जानता। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल, अगर आप गांव के स्तर पर जाएंगे जिनके बच्चे गरीब हैं, तो आर्टिकल 21A के बारे में पूछेंगे तो उनको यही करेंगे, क्या कैसी बात करते हो, यहाँ पढ़ाई लिखाई के बात में, तो पढ़ाई लिखाई तो बड़ा काम होता है, ये हमें ही नहीं पता कि आर्टिकल 21 क्या होता है। तो आर्टिकल 21 के बारे में क्या है, अपरिचित हैं। तो अपरिचित होने की वजह से क्या है, उनको यही नहीं पता कि यहाँ पे शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, हमारे पास 3 दायित्व होते हैं। एक तो राइट होता है, एक हमारे पास जो ड्यूटी होती है, एक हमारे पास डीपीएसपी होता है। तो यानी ये भी कहा गया है कि अधिकार भी दे दिया गया कि भैया सरकार का आपका अधिकार है सरकार शिक्षा लेने का। यहाँ डीपीएसपी में ये कहा गया कि राज्य का दायित्व है शिक्षा के लिए प्रोग्राम चलाने का, और आपका भी दायित्व है कि यदि यहाँ सरकार स्कूल की व्यवस्था कर रही है, यहाँ व्यवस्था ड्रेस की कर रही है, किताबों की व्यवस्था कर रही है, सारी व्यवस्थाएं कर रही है, टीचरों की व्यवस्था कर रही है, तो तुम्हारा भी दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ से निकाल के यहाँ तक तो कम से कम भेजें। तो यहाँ गार्जियंस का भी ड्यूटी लगा दिया गया कि भैया तुमको भी अपने बच्चों को यहाँ से यहाँ तक तो भेजना तुम्हारा ही कर्तव्य बनता है, हम तुम्हारे घर से लेने थोड़ी आएंगे बार बार। तो यानी ये किसका ड्यूटी है, ये गार्जियंस का ड्यूटी है, ये राज्य सरकार का ड्यूटी है, ये तुम्हारा अधिकार है, ध्यान रखना। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से ये मुद्दा बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से इसके उपाय के बारे में, सजेशन के बारे में। देखिएगा उपाय, अगर आपको इन सीरीजों से थोड़ी बहुत भी लाभान्वित हो पा रहे हो तो अपने मोबाइल से निकलने वाली तरंगों को थोड़ा सा एक दूसरे के बीच में शेयर कर दीजिएगा। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि जब लोगों के बीच में अच्छी बातें पहुंचेंगी तो समाज का बेहतर निर्माण हो पाएगा। अब ये उपाय क्या है, देखिएगा क्या उपाय कर सकते हैं। समस्या क्या है, बड़े स्तर पर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ समस्याओं का सामना कम करना पड़ता है एजुकेशन के रूप में, बच्चा आदमी गरीब हो अमीर हो वो बढ़ा लेता है। यहाँ समस्या क्या है, निचले स्तर पर है। तो यहाँ समस्या क्या है, लोकल लेवल पर है। लोकल लेवल का मतलब ये हुआ कि स्थानीय स्तर पर। अब स्थानीय स्तर पर गांव का विकास कौन करता है, हमारे पास क्या है, प्रधान को लगा दिया गया है, यहाँ पंचों को लगा दिया गया है, यहाँ ब्लॉक प्रमुख को लगा दिया गया है मिडिल लेवल पर। तो आप ये कह सकते हैं कि जब तक ये लोग कुछ अभियान के माध्यम से घर घर जाके, जब ये चुनाव लड़ते हैं, जब ये वोट मांगते हैं, तो घर घर जाके यहाँ तक पूछ लें थारे बेटे का वोट बना नहीं बना, तो क्या इनका वो दायित्व नहीं बनता है कि ये भी घर घर जाके ये पूछे कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने जा रहा है नहीं जा रहा, क्या समस्या है वहाँ, ये आपका अधिकार है सरकार से लेने का, ये हमारा अधिकार है देने का। तो यानी जब तक ये अवेयर नहीं करेंगे, अभियान नहीं चलाएंगे, तब तक वहाँ पे गांव का विकास किया, गांव के अंतर्गत जो एक प्रकार से आरटीई है वो बेहतर तरीके से काम नहीं हो पाएगा। लेकिन ये क्यों नहीं करते, अगर पढ़ लिखेगा तो हमारी ही टांग खींचेगा, ये उसका इंटेंशन होता है, बाकी इसके पीछे और भी कुछ इंटेंशन हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। अब अवेयर कैसे करेंगे, 2 रास्ते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी करेंगे। आप देख पाते होंगे कभी कभी हम ऐसे अभियान चलाते हैं कि जनता को डराने के लिए। तुमने देखा होगा जब आप लोग कोई एक और इवन कहा जाए सिगरेट पीता तो उसके ऊपर कितना बड़ा कैंसर सा फटा हुआ आता, क्यों आता है, डर जाए लोग, तो कुछ डर से उसका सेवन कम करें। तो ऐसे ही लोग यहाँ ऐसा अभियान चला जाए, ऐसी जैसे टॉयलेट मूवी है या फिर कई सारे प्रकार की यहाँ पे पैडमैन मूवी आई है, तो वहाँ लोगों को अवेयर हुआ है कि हमारा अधिकार है ये करने का। तो ऐसे ही कुछ अभियान के माध्यम से, कुछ रंगमंच के माध्यम से, कुछ एक प्रकार से कम्युनिटी के माध्यम से यहाँ प्रयास होने चाहिए कि अभियान चलाना चाहिए, जिससे सोशल मीडिया भी यहाँ एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है। आपने गाँव में देखा होगा कि आज भी समय सोशल मीडिया पर वही सपना की रागनी इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं। अगर वो शिक्षा के बारे में सुनेंगे तो वहाँ अपने बच्चों के प्रति क्या होंगे, जागरूक हो जाएंगे। तो ये भी एक इसका इशू बन जाता है। फिर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, हमारे देश में जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है वो भी क्या है, अपनी कमजोरी का एक प्रकार से आलंछन बना हुआ है, एक प्रकार से कह सकते हैं शिक्षकों के द्वारा। अब एक बात सोचिएगा, आपको शिक्षक इसलिए बनाया गया था कि आप कहीं ना कहीं हर किसी घर तक, एक उस जो स्कूल में बैठा हुआ है वहाँ तक बन जाए। लेकिन होता क्या है, आदमी गवर्नमेंट नौकरी करता है इसलिए है कि भैया मेरे बस की संघर्ष करना नहीं है, मैं अपने आप को आगे स्टेबल नहीं कर सकता, मुझे डर है कि कल को खाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, मेरी समस्याएं कैसे सोल्व होंगी, तो अपने आप को सरकार के लिए न्यौछावर कर देता है कि भैया मुझे गवर्नमेंट नौकरी करनी है, मेरा स्थायी जीवन चल जाए, जैसे 50, 60, 1 लाख जो भी आना है वो महीने का आता रहे और मेरा जीवन चल जाए, जैसे मेरी पत्नी मुझसे बच्चे लड़े ना।
अब सोचिए जब वो यहाँ से इतनी बात सोच लेता है तो गवर्नमेंट ने क्यों गया, स्थायी जीवन जीने के लिए। जब वो कल को मास्टर बन जाता है तो फिर मास्टर बनने के बाद क्या सोचता है, अरे हटाओ, पढ़ना होगा जिसको पढ़ लेगा, हम तो अपने सरकार से पैसा मिल ही रहा है। तो यहाँ उसको कहीं ना कहीं एक कंफर्टेबल हो चुका है कि भैया मेरा पैसा तो मिलता रहेगा। तो उनको एक ऐसा डर पता करना चाहिए, यदि आपके गाँव के स्कूल में बच्चों का लेवल बढ़िया नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहाँ बच्चे हैं स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, अगर ये सारे दायित्व उनके ऊपर सौंप देंगे तो क्या होगा, ये शिक्षक भी क्या काम करेंगे। तो यहाँ उपाय ये भी बन सकता है कि यहाँ सरकारी स्कूल को जितने भी शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं आगे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और जब पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ जो भी आरटीई की जो लक्ष्य है, जो ड्रीम है, वो आराम से पूरे कर पाएंगे। अगला पॉइंट जो बनता है वो बनता सजेशन का। यहाँ सजेशन क्या लिखेंगे, बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। सजेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सुझावात्मक होना चाहिए। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि आरटीआई को लागू किए हुए 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने में उसे लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए डिजिटल मीडिया के माध्यम से, अभियान के माध्यम से जनता के लाभ को या जनता को अवेयर करने के साथ साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। तो लिख दीजिएगा आरटीई को लागू हुए 12 वर्ष हो चुके हैं। 12 की जगह अब तो और ज़्यादा लिख दीजिएगा, 2009 से 11 और 12 13 लिख दीजिएगा। 12-13 वर्ष लिखेंगे तो ठीक रहेगा, हो गए हैं। लेकिन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। तय करना है। इसलिए सोशल मीडिया या अभियान के माध्यम से व्यवस्था को ठीक करते हुए या संरचना को ठीक करते हुए जन भागीदारी को बढ़ाना होगा, जिससे आरटीआई अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इतना आप दे देंगे तो मेरे दिल की धड़कनों तुम यही बता दो, उसको ऐसा कौन सा स्टेप था जो उसको पसंद नहीं आएगा। आप इसके बारे में खुल के खेल चुके हो, 150-200 वर्डों में जब लिखना हो तो बड़ा गंभीर विषय बन जाता। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, सर ये सीरीज कैसी लग रही है, ये सीरीज आती रहेगी, आपका प्यार बना रहेगा। इसमें बहुत सारी चेंजिंग हम लोग करने वाले हैं, अब सीरीज लाइव आने वाली है बहुत जल्दी से, तो आपको मजा आएगा कि आप मेरे साथ कमेंट के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं। और साथ में इसका सिस्टमेटिक वे बनाएंगे कि इसको लिखने का आप भेजें कहाँ, आप इसे लिखने के बाद क्या आपको करना है, किस तरीके से इंप्रूवमेंट होगा आपका, ये सारी बातें में हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जिन बच्चों को लगता है इनरोल होना है तो आप निसंकोच जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बहुत बेनिफिशियल प्रोग्राम है, आपके रास्ते रोकने के लिए ध्यान रखना, जो समस्याएं आती हैं उनका सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बने रहिएगा, आपका प्यार बहुत अमूल्य है, इसको बनाए रखें। लव यू ऑल।